प्यारे बच्चों, 6 की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कैमल और फिश के बारे में। तो कुछ फीचर्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं इन एनिमल्स के, जो उनको उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से कुछ और भी इनके अंदर फीचर्स हैं जिनके बारे में अपन और भी पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाते हैं। तो हम और भी एग्जांपल लेते हैं। हमने फ़िश और कैमल का देखा कि कैमल के अंदर कौन कौन सी ऐसी एडेप्टेशंस थी, है ना। उसी तरीके से फ़िश के अंदर कौन कौन सी ऐसी एडेप्टेशंस थी, है ना। तो इसी तरीके से वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लाइव ऑन द अर्थ, है ना। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल लिए, है ना, वो बहुत ही छोटे या कम एग्जाम्पल थे, है ना। वेरी वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना। अपन जानते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर जो प्लांट्स और एनिमल की जो वैरायटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, वेरी वाइड है ना। तो उसमें से हमने केवल छोटे से 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। इन ऑल दीज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म we will find that they have certain features that help them live in the surroundings in which they are normally found, है ना। तो उन पर्टिकुलर जो एनिमल्स की हमने बात की थी उनके अंदर ऐसे कुछ सर्टेन फीचर्स थे, कुछ उनकी कुछ विशेषताएं, फीचर्स बोलते हैं, उनकी कुछ करेक्टर्स थे, है ना, जिनकी हेल्प से क्या होता है कि जिस एनवायरनमेंट में वो फाउंड है, जिस एनवायरनमेंट में वो मिलते हैं, है ना, उस एनवायरनमेंट के अंदर रहने के लिए वो फीचर्स या वो जो एबिलिटीज़ है वो उनकी हेल्प करते हैं। ओके, तो आपने देखा कैमल के अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज़ थी, कौन कौन से एडेप्टेशंस थे, कौन कौन से फीचर्स थे जिसके कारण वो डेजर्ट एरिया में रह सकता है ना। फिश के अंदर ऐसे कौन कौन से फीचर्स थे जिसके कारण वो वाटर के अंदर सर्वाइव कर पाती है, ये बात अपन ने पढ़ ली, है ना। तो द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स, है ना। तो द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation, है ना। तो वो लक्षण, वो फीचर्स जो किसी भी एनिमल्स को एक सर्टेन हैबिट के अंदर, सर्टेन हैबिटेट के अंदर रहने के लिए इनेबल बनाते हैं या उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो सरवाइव कर पाते हैं, उन फीचर्स की हेल्प से, अगर वो फीचर्स उसके अंदर नहीं हो तो वो एनिमल उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में नहीं रह पाएगा, है ना। तो ये जो फीचर्स है ना, उसको हम एडेप्टेशंस कहते हैं। इमेजिन करो कि एनिमल, जैसे अपने कैमल की बात की, तो कैमल के अंदर अगर वो वाटर, जिसको आपने देखा ना कि एक बार पानी पीता है और 30 दिन तक, 30 डे तक वो वापस पानी नहीं पीता है ना, तो ये उसके अंदर एक एडेप्टेशन है। तो इस एडेप्टेशन अगर उसके अंदर नहीं होती तो कैमल सरवाइव कर पाता है क्या है उस डेजर्ट में जहाँ पानी नहीं मिलता। सोचो इस बात को, है ना। यू कैन थिंक अबाउट इट, है ना। फिश के अंदर आप देखो, अगर उसके अंदर गिल्स प्रेजेंट नहीं होते जिनकी हेल्प से वो वाटर के अंदर डिजोल्व जो ऑक्सीजन होती है उसको इनहेल करती है ना। अगर वो गिल्स उसमें नहीं होते, यानी ये उसके एडेप्टेशन है, गिल्स होना उसका एक एडेप्टेशन है। अगर वो उसके अंदर अवेलेबल नहीं होती तो बताओ वो वाटर के अंदर रह पाती क्या। उस फिश को आप बाहर निकाल दो पानी से, वो मर जाएगी, है ना। बाहर निकालो मर जाएगी। कहानी पर कविता पढ़ी ना तुमने कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? क्योंकि उसके अंदर गिल्स होते हैं और वो गिल्स जो है उसी तरीके से हेल्प करते हैं जिनकी सहायता से वो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन ही ले पाती है। और हमारे को अगर पानी में डाल दे तो हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर गिल्स नहीं होते। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा एडेप्टेशंस क्या है। अब आप देखो, जो बर्फीले इलाकों में जो बेयर्स होते हैं, बालू जिसको अपन कहते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स होते हैं। उन हेयर्स की हेल्प से क्या होता है, वो उसको कोल्ड एनवायरनमेंट में उसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो ये उसकी एडेप्टेशन है ना। जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर जो विंग्स होते हैं, पंख जिसको अपन बोलते हैं, फेदर्स होते हैं, उन फेदर्स की हेल्प से वो फ्लाइंग कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो ये उनके एडेप्टेशंस हैं, है ना। तो एडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर,
है ना, डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ, है ना, ड्वेलिंग, है ना। तो ये एडेप्टेशंस जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के एडेप्टेशंस होते हैं, और वो उस पर डिपेंड करते हैं कि वो जीव जो है, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ रह रहा है ना। तो दैट इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लाइव विदाउट ऑफ वाटर एंड कैमल कैन नॉट लिव इन सी, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैमल पानी में नहीं रह सकता और फिश जो है वो पानी के बिना नहीं रह सकती। ओके, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, है ना। जहाँ पर जो जीव रहता है ना, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जीवों को। तो जो जीव जिस जगह पर रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है ना। तो हैबिटेट मीन्स ए ड्वेलिंग प्लेस, है ना, ए होम, है ना। होम समझ गया ना, ड्वेलिंग प्लेस किसको कहते हैं? होम, घर। जिस घर में, जिस जगह पर, जिस पर्टिकुलर स्पेस पर, स्पेस बोले जगह, जिस जगह पर कोई भी जीव मिलेगा वह उसका वो उसका हैबिटेट है। जैसे हमारा हैबिटेट कैसा है, देखो आप, हम किस जगह रहते हैं वो हमारा हैबिटेट है ना। हम ज़मीन पर रहते हैं तो हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। ओके, तो हैबिटेट क्या होता है आपको समझ गए होंगे, ड्वेलिंग प्लेस जिसको हम कहते हैं हमारा होम, हमारा घर, हमारा आवास, आवास जिसका पर्टिकुलर वर्ड है ना। तो द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, है ना, जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है? द हैबिटेट प्रोवाइड अस फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म, है ना। हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं वो हम हमारे हैबिटेट से ही उनको फुलफिल करते हैं, है ना। आपको भोजन चाहिए, आप कहाँ जाओगे? आपके हैबिटेट से ही मिलेगा आपको, है ना। आपको पानी चाहिए, कहाँ मिलेगा? आपके हैबिटेट से। एयर कहाँ मिल रही है? हैबिटेट में। आपका शेल्टर चाहिए, आपको पानी, बरसात आ गई तो आप कहाँ भागोगे? अपने हैबिटेट की तरफ भागोगे। ओके, तो सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन द सेम हैबिटेट, है ना। एक ही हैबिटेट के अंदर आपको बहुत सारे तरीके के, बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल और प्लांट आपको मिलेंगे, है ना। द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड और सेट टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि वो प्लांट और वो एनिमल जो ज़मीन पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, है ना, तो उनका जो हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाएगा। जैसे हमारा हैबिटेट कैसा है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ओके, फिश का हैबिटेट जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट कहलाता है, आगे आएगा, है ना। सम एग्जाम्पल, अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं देखो, है ना। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, जंगल, फॉरेस्ट जो है वो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जाम्पल है। ग्रास लैंड, यानी कि घास के मैदान, है ना, जहाँ पर डियर्स, हेयर और ग्रास ईटिंग एनिमल्स मिलते हैं, है ना। तो और ग्रास ईटिंग एनिमल के साथ साथ मीट ईटिंग एनिमल भी वहाँ पर मिलेंगे। तो ऐसे जो हैबिटेट को हम वो भी ग्रासलैंड्स बोलते हैं उनको। फिर है डेजर्ट, देखो ये भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स, है ना, कोस्टल होता है समुद्री किनारे, माउंटेन रीजन यानी पहाड़ी एरिया, है ना। तो ये भी क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जाम्पल है। ओके, ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स, है ना। जो एनिमल और प्लांट पानी के अंदर रहते हैं तो उनका जो हैबिटेट है उसको हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं, है ना। आप देखो पानी के अंदर भी पेड़ पौधे होते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। केवल जीव जंतु ही नहीं होते हैं, उसमें पेड़ पौधे भी होते हैं छोटे छोटे, जो वाटर के प्लांट्स कहलाते हैं। ओके, जैसे लेक है, झील, रिवर्स हैं, है ना। ओशियंस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। ओके, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, आपको वो क्वेश्चन अपने नोट होमवर्क में सॉल्व करना है। तो गिव द एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और दूसरा क्वेश्चन है गिव द एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट, है ना। ये आप दोनों क्वेश्चन अपने नोटबुक के अंदर लिख करके करोगे। ओके, अब नेक्स्ट आगे की बात करते हैं अपन। देयर आर लार्ज वेरिएशंस अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड,
है ना। देखो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो अपन ने अभी तक अपन ने लर्न किया कि जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उसके एग्जाम्पल भी अपन ने पढ़े। तो हमारे यहाँ जो ग्रास लैंड है, हो सकता है कि इंडिया के अंदर जो ग्रास लैंड है उसके अंदर जो उसकी जो फीचर्स है, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ अलग हो सकते हैं, और जो अमेरिका के अंदर ग्रास लैंड्स हैं उनके जो फीचर्स और उनकी जो एबिलिटीज़ या उनकी जो विशेषताएं हैं जिसको अपन कहते हैं वो अलग टाइप की हो सकती है। तो इनमें भी बहुत सारी वेरिएशंस मिलेगी। कुछ अपने यहाँ के फॉरेस्ट कैसे हैं, है ना, आप देखो। और इवन अपन इंडिया के अंदर ही देखें तो इंडिया में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे, अलग अलग टाइप के ग्रासलैंड्स मिलेंगे, अलग अलग टाइप के कोस्टल एरियाज़ मिलेंगे, अलग अलग टाइप के डेजर्ट मिलेंगे, माउंटेन रीजन भी अलग अलग टाइप के होंगे। तो इसलिए वर्ल्ड के अंदर तो बहुत सारी वैरायटी मिलेगी इन जगहों की, ठीक है। द organism both plants and animals living in a habitat are its biotic components। तो द ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल्स है ना, किसी हैबिटेट के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, वो उस हैबिटेट के बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट, है ना। ये क्वेश्चन भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, लिख लेना। व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट। तो हम लिखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद देखो द नॉन लिविंग थिंग्स, देखना आप अच्छे से समझना इसको। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर इन द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट इट्स अबायोटिक कंपोनेंट। तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया अबायोटिक कंपोनेंट के, कि व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट। तो हम कहेंगे कि उसके कौन कौन से हैं, कि रॉक है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, ये सभी क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट है किसी भी हैबिटेट। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी हैबिटेट में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, पहला तो है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है अबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल जो है वो बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं, और अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर वाटर है, सॉइल है, एयर है, रॉक है ना, सनलाइट है, ये सभी अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो हीट और सनलाइट है वो अबायोटिक कंपोनेंट है। ओके, तो वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम वाटर फॉर अ डे, है ना। क्या लिखा है? सॉरी, वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, है ना। हम जानते हैं कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं किससे ग्रो होते हैं? सीड से, है ना। सीड के थ्रू जो है वो ग्रो होते हैं। तो लेट अस लुक एट सम अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट। चलिए हम एक सीड के ऊपर अबायोटिक कंपोनेंट का क्या इफेक्ट होता है ना, अबायोटिक कंपोनेंट का किसी सीड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है जब वह यंग प्लांट के अंदर कन्वर्ट होता है या ग्रो होता है उस समय, तो उसकी बात करते हैं। तो एक्टिविटी 2 है ना, रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर फर्स्ट, है ना। फर्स्ट की जो चैप्टर आपने पढ़ा उसकी एक्टिविटी 5 जो थी उसको वापस रिकॉल करें आप, उसको अपने बुक के अंदर देख करके उसमें क्या है वो एक्टिविटी उसको आप रिकॉल करें एक बार। वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स, है ना। उसमें आपने मूंग और चना जो सीड है जो अपने घर पर मिल जाते हैं, मूंग होते हैं ना, मूंग और चना, ग्रेन सीड जिसको अपन बोलते हैं, चने के बीज, है ना, जिसकी अपन दाल बना करके खाते हैं। तो वो पूरे दाने लेने हैं, तो उसको आपको स्प्राउट्स करवाना है। स्प्राउट का मतलब उसको उगाना है ना। When the seed turn into a sprout, it is said to have germinated। जब बीज जो है उसका स्प्राउटिंग होता है, स्प्राउटिंग का हिंदी मीन है अंकुरण, है ना। जब उसका अंकुरण होता है उसमें से एक छोटा सा वाइट कलर का, है ना, स्प्राउट बाहर निकलता है ना। तो हम क्या कहते हैं? सीड का जर्मिनेशन हो गया। क्या हो गया? सीड का जर्मिनेशन हो गया, है ना। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। तो ये क्या है?
किसी भी नए प्लांट की लाइफ की बिगिनिंग है। अब वो प्लांट जो है अपना प्रारंभ कर रहा है जीवन, है ना, अपना लाइफ जो है वो प्रारंभ कर रहा है। आपने भी कभी किसी सीड को जर्मिनेट किया होगा, एक गमले के अंदर आपने मैंगो का ट्री उगाया होगा, और भी कोई भी ट्री उगाए होंगे, आपके घर पर बाहर गार्डन है, वहाँ पर आपने कोई पौधा उगाया होगा, है ना। तो जब वो स्प्राउटिंग करता है यानी वो अपनी लाइफ को बिगिनिंग कर रहा है। ओके, कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड। अब आपको क्या करना है, कुछ मूंग के सीड जो है कलेक्ट करने हैं अपने घर से, और कीप 20 to 30 सीड असाइड एंड सॉक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे, है ना। इसमें से आपको 20-30 मूंग जो है वो साइड में रख देने हैं, और बाकी के उनको आपको क्या करना है, वाटर के अंदर, है ना, आपको उसको रख देना है ताकि वो वाटर को सॉक कर सके, है ना, डाल के उसके अंदर डुबो कर रख देना है। डिवाइड द सॉक्ड सीड इनटू 4 पार्ट। अब आपने जो सॉक्ड सीड है जिसको वाटर के अंदर डाला है उनको 4 भागों में बांटना है ना। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, है ना। जो उनमें से एक पार्ट जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया ना, तो एक पार्ट को आपको क्या करना है, पूरे पानी में डाल देना है। ओके, फॉर 3 to 4 days, 3-4 दिन के लिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड एंड दोज सबमर्ज्ड इन वाटर, है ना। उन जो ड्राई सीड है उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना है, और जो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड कर दिए, डुबो करके रख दिए, उनको भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। कीप 1 पार्ट ऑफ सॉक्ड सीड इन अ सन्नी रूम एंड अनदर इन अ कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक अ कप बोर्ड एंड दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट इन कम इन, है ना, एनी लाइट टू कम इन। तो आपको क्या करना है कि एक पार्ट तो वाटर के अंदर सबमर्ज कर देना है, दूसरा पार्ट जो है 4 पार्ट किया ना, उसमें सेकंड पार्ट जो है उसको आपको कम्प्लीटली सन्नी रूम के अंदर रखना है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा हो, सन्नी रूम, है ना। और एक पार्ट है उसको बिल्कुल जहाँ पर लाइट नहीं आती हो, अंधेरा हो, उस जगह पर किसी कपबोर्ड के अंदर डाल करके आपको रख देना है ढक करके, ताकि उसके अंदर लाइट नहीं जाए, ठीक है। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स, से इन द रेफ्रिजरेटर और विथ आइस अराउंड देम, है ना। जो चौथा पार्ट है उसको क्या करना है, ये आपको कोल्ड एनवायरनमेंट में रखना है, यानी किसी रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देना, या उसको आप आइस, चारों तरफ आइस रख करके उसके अंदर रख देना ताकि वो ठंडा रहे, है ना, रेफ्रिजरेटर के अंदर। ओके, फिर आपको क्या करना है, राइंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे, है ना। उनको क्या करना है, जो पानी है, राइंस देम, उनको वाटर देते रहें, और उनका वाटर जो है वो एवरी डे हटाते रहें। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करोगे, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, डू द सीड इन ऑल द 5 कंडीशंस जर्मिनेटेड इन फॉर यूनिफॉर्मली, क्या 5 कंडीशन में, एक तो सूखे ही थी, सूखे पड़े हुए थे, सेकंड पानी के अंदर डुबो के रखे थे, थर्ड जो थे वो आपने ड्राई सन्नी रूम में रखे थे, फोर्थ जो थे वो आपने डार्क रूम में रखे थे या डार्क कंटेनर में रखे थे जहाँ अंधेरा था, और 5वां जो था वो आपने फ्रीज में अंदर रखे थे। क्या सभी के अंदर उन सीड का जर्मिनेशन यूनिफॉर्मली हुआ, एक जैसा हुआ क्या? डू यू फाइंड स्लोवर और नो जर्मिनेशन इन एनी दीज, क्या इसमें से किसी एक में धीरे धीरे जर्मिनेशन हुआ, या कुछ ऐसे भी मिले जिसमें जर्मिनेशन हुआ ही नहीं, है ना। डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो हम कह सकते हैं कि जिन सीड्स को बराबर एयर मिली, जिन सीड को बराबर वाटर मिला, जिन सीड को लाइट भी बराबर मिली और हीट भी बराबर मिला, है ना, इक्वल अमाउंट में मिला, तो वो जो है वो अच्छे से ग्रो करके उनका जर्मिनेशन अच्छा सा हो गया। और जिनको वाटर, एयर, लाइट और हीट में से किसी एक चीज़ की कमी पड़ी तो उनका जर्मिनेशन अच्छे से नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इनफैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के लिए अबायोटिक कंपोनेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स, इजंट इट, है ना।
तो हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स या कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत ही ठंडे या कोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, कुछ जो है इतने गर्म या हॉट क्लाइमेट्स में रहते हैं, है ना। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, तो वो वहाँ पर अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे होंगे, वो अपने आप को जिंदा कैसे रखते होंगे वहाँ पर, है ना। तो एडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। तो वो एडेप्टेशन एक ऐसी फीचर्स हैं जिनकी हेल्प से वो अपने आप को उस क्लाइमेट में सरवाइव कर पाते हैं। ओके, तो आज अपना यहाँ तक काफ़ी है, कल हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बात करेंगे। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू। मैंने जो 3 क्वेश्चन इसमें बताए हैं उनको अच्छे से सुन लेना और वो तीनों क्वेश्चन आपको वापस, है ना, अपने होमवर्क में करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।